तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं? आपके सीखने के क्षेत्र। बीएस ब्लूम ने दिए हैं 1956 में, ठीक है, 1956 में इन्होंने दिए थे। और 3 डोमेन्स क्या है आपके? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब ज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष में आप क्या देते हो? बच्चों को ज्ञान देते हो, ठीक है, बच्चे को ज्ञान दे रहे हो आप, नॉलेज दे रहे हो। अफेक्टिव क्या होता है? भावात्मक। भावात्मक में क्या आता है आपका? जहां बच्चों को फीलिंग, एटीट्यूड, इन सब चीजों के बारे में, दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, कैसी भावनाएं होनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें सिखाते हो। और साइकोमोटर क्या होता है आपका? मनोगत्यात्मक। मनोगत्यात्मक में आप डूइंग एस्पेक्ट, जो भी बच्चे को करना है, करने वाली चीजें, यानी कि कोई स्किल आप सिखा रहे हो, चाहे वो ड्राइंग हो, वुड वर्क हो, या आप एक्सपेरिमेंट्स करना सिखा रहे हो, किसी भी तरह का आप अगर काम करना सिखा रहे हो मोटर एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ, तो मनोगत्यात्मक में होगा। एक चीज और जान लीजिए, पहले मनोगत्यात्मक की जगह पर होता था कोनेटिव, लिखते थे कोनेटिव, ठीक है। कोनेटिव को हिंदी में कहते थे क्रियात्मक पक्ष, लेकिन आज ये चेंज हो चुका है। लेकिन कई बार एमसीक्यूज में दे देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग, तो कई बार लोग कोनेटिव को टिक कर देते हैं, कोनेटिव को नहीं टिक करना, ये डोमेन है लर्निंग का, आज यूज नहीं होता लेकिन पहले था। इसकी जगह को, इसी को चेंज करके क्या बना दिया गया है? मनोगत्यात्मक बना दिया गया है, जिसे हम साइकोमोटर कहते हैं। एक और चीज देख लेंगे कि ज्ञानात्मक पक्ष नॉलेज से है, इसको आप हेड से जोड़ते हो, हेड, ठीक है। अफेक्टिव फीलिंग्स है, इसको आप हार्ट से जोड़ते हो। और साइकोमोटर आपका करने से है, तो ये हैंड से जोड़ते हो, हेड, हार्ट, हैंड, ये 3 जो है आपके इनसे रिलेटेड है। अब इन डोमेन्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इन डोमेन्स में भी देखो कैटेगरीज बताई गई है। जैसे अगर हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें, तो कॉग्निटिव डोमेन में कहां से स्टार्ट होगा? सबसे पहला स्टेप होता है नॉलेज, ठीक है। दूसरा होता है कॉम्प्रीहेंशन, तीसरा है एप्लीकेशन, चौथा है एनालिसिस, पांचवा है सिंथेसिस, और सिक्स्थ वन इज इवैल्यूएशन। और ये आपके 6 स्टेप किसके अंतर्गत आ रहे हैं? कॉग्निटिव। मतलब कॉग्निटिव डोमेन को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं? इन स्टेप से गुजरते हैं। फिर अगर हम अफेक्टिव की बात करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला होता है रिसीविंग, फिर आता है रिस्पॉन्डिंग, फिर आता है वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग। 5 स्टेप यहाँ आए। और साइकोमोटर में भी आपके 5 स्टेप होते हैं, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। अब हम इसको एक एक करके आपका देखेंगे। हिंदी में भी लिखा हुआ है। संज्ञानात्मक पक्ष में देखो, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग को क्या क्या लिखा है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष में लिखा है अधिग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, संगठन, स्वाभाविकरण। क्रियात्मक पक्ष में क्या लिखा है? अनुकरण, कार्य करना, नियंत्रण, समन्वय और स्वाभाविकरण। अब देखो, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। आपकी जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, उसकी ये हायरार्की देख लो। बेसिकली ना, ब्लूम का नाम वैसे आपके तीनों ही पक्षों में आता है, लेकिन बेसिकली इन्होंने क्या दिए हैं? कॉग्निटिव एस्पेक्ट के बारे में ज्यादा बात की है। तो अगर आप कॉग्निटिव एस्पेक्ट में या कॉग्निटिव डोमेन में आप देखोगे कि किस तरीके से इन्होंने डिवीजन किया है, तो इसमें ब्लूम का नाम आएगा। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है वो 1956 में ब्लूम ने दी थी, जिसमें इन्होंने आपके 6 स्टेप्स बताए थे। पहला क्या है? नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, फिर आएगा एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। इस तरीके की हायरार्की समझ लीजिए इसको, ठीक है। लेकिन 2001 में लॉरेन एंडरसन ने इसको क्या किया? रिवाइज किया, इसमें चेंजेस किए। और चेंजेस क्या किए इन्होंने? यहां पर सबसे पहले तो ये जो नाउन लिखे थे, यहां पर ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, ये सब क्या है? नाउन है, संज्ञाएं हैं। इसको कन्वर्ट कर दिया वर्ब में, इसमें क्रियाएं डाल दी। जैसे नॉलेज ना लेके इन्होंने क्या लिया? रिमेंबर। कॉम्प्रीहेंशन की जगह इन्होंने क्या लिया? अंडरस्टैंड। एप्लीकेशन की जगह इन्होंने क्या लिया? अप्लाई, ठीक है। तो ये वर्ब की फॉर्म में, क्रिया के भाव में लिया है इसको, ठीक है। यहाँ हम संज्ञा के रूप में देख रहे थे, यहाँ हम क्रिया के रूप में देखेंगे। दूसरा चेंज इन्होंने ये किया, ये जो ऊपर के आप देखो 2 स्टेप्स हैं, यहाँ पर इन्होंने सिंथेसिस और इवैल्यूएशन कर रखा है। सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। इसको इन्होंने इंटरचेंज कर दिया। और इवैल्यूएट जो है इन्होंने सेकेंड लास्ट स्टेप पे कर दिया, और उसके टॉप वाले स्टेप में सिंथेसिस का नाम चेंज करके क्या रख दिया? क्रिएट रख दिया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको पता चल रही है। 1956 में ब्लूम की टैक्सोनॉमी ये थी, ठीक है। ब्लूम की यानी टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण जो उन्होंने दिया था। लेकिन 2001 में लॉरेन एंडरसन ने इसको चेंज करा। 2 चेंजेस आप यहाँ पे मेनली बताएंगे। एक तो नाउन से वर्ब फॉर्म में ले आए, संज्ञा से क्रिया में ले आए। दूसरा, इन्होंने ऊपर के जो लास्ट स्टेप के 2 हैं, इनको इंटरचेंज किया है, और उसमें भी इन्होंने सिंथेसिस का नाम चेंज करके क्रिएट कर दिया, ठीक है। और दूसरी बात जो आपको यहाँ इस डायग्राम से अच्छी से समझ में आ जाएगी, ये जो आपके फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन,
इन्हें कहा जाता है लॉट्स। लॉट्स से याद करो, लॉट्स। लॉट्स मतलब लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, मतलब चिंतन कौशल है लेकिन निम्न स्तर के चिंतन कौशल है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा आपको उच्च स्तर की मानसिक प्रक्रियाएं यूज नहीं करनी पड़ी, निम्न स्तर की मानसिक प्रक्रियाएं ही आपकी इस्तेमाल हो जाती। कोई चीज आपको याद करनी है तो आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा उसमें चिंतन थोड़ा ना करना है, सोचना नहीं है, वो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। और आपके एनालिसिस, जहां आपको विश्लेषण करना है, सिंथेसिस संश्लेषण करना है, इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना है, ये आपके आते हैं किसमें, थॉट्स में। थॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उच्च स्तर की चिंतन कौशल, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट थ्री किसमें आ रहे हैं, लॉट्स में आ रहे हैं, और अबव थ्री जो आ रहे हैं वो आपके हॉट्स में आ रहे हैं। इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन को देखते हैं कि यहाँ पर जो हायरार्की, जो पदानुक्रम बनाया गया है वो किसका बनाया गया है, 6 स्टेप्स का बनाया गया है। तो 6 स्टेप्स में किस तरीके से सीख रहे हैं। सबसे पहले बच्चे को आप नॉलेज देते हो। नॉलेज में यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको मेरे बस रिकॉल कराना है, रिकॉग्निशन कराना है, बच्चे को चीज पहचाननी आ जाए। ज्ञान क्या है, पहले आपको कोई चीज दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि बच्चे के लिए सब चीज नहीं है ना। मैथ्स में आप कोई चीज बता रहे हो उसको, इसे 1 कहते हैं, इसे 2 कहते हैं, इसे 3 कहते हैं, काउंटिंग सिखा रहे हो, आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो अभी उसे चीजों से, एबीसीडी से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो आप बच्चे को, ये ज्ञान दे रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पर बच्चा सिर्फ उसे रिकॉल, आपने बोला ए बी सी डी, आपने बोला तो बच्चा भी जो है आपके पीछे इसको रिपीट करता है, रिकॉल और रिकॉग्निशन आता है इसमें। फिर सेकेंड स्टेप पे होता है अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर बच्चे को क्या करना होता है, चीजें समझनी भी होती हैं। यहाँ सिर्फ उसे रटनी नहीं है दिमाग में, बस ऐसे ही नहीं रखनी है, रिकॉल कर दिया। रिकॉल देखो, पहले वाले स्टेप में जो रिकॉल हो रहा है ना, आप बच्चे के सामने, जो छोटे बच्चे एबीसीडी सीखते हैं, आप खाली एबीसीडी बोलना शुरू करो, वो पूरी जो अल्फाबेट की सीरीज है वो आपको बहुत अच्छे से सुना देंगे। उनको बिल्कुल रटी हुई होती है, सोचना भी नहीं पड़ता उनको इस बारे में। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन में हम क्या करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन में बच्चे को सोचना है, ठीक है। कुछ चीजों को वो डिफाइन कर पाए, कोई चीज उससे पूछी गई है उसको ठीक से समझा पाए, तो ये कॉम्प्रीहेंशन में आ जाएगा। तीसरा होता है आपका एप्लीकेशन, यानी उसने जो अभी ऊपर की जो 2 चीजें उसने सीखी, नॉलेज उसे मिली, उसने उस चीज को समझ लिया, अब उसे क्या करना है, उसे उस कॉन्क्रीट सिचुएशंस पर उसको अप्लाई भी करना है। आपने कोई रूल जो है वो समझा साइंस का, अब आप उसे डे टू डे लाइफ में क्या कर सकते हो, उसे यूज भी कर सकते हो, वो हो गया आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद आता है आपका एनालिसिस, यानी विश्लेषण करना। विश्लेषण आप तब कर सकते हो जब आपके ऊपर के देखो 3 सारी चीजें, आपके पास नॉलेज है, आप चीजों को समझने लगे हो, आपको चीजों को अप्लाई करना आता है। अब आप क्या करोगे, अब आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई चुनौती आती है, आप उसका विश्लेषण करके उसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, उसे पार्ट्स में तोड़ सकते हो, उन 2-3 चीजों के बीच में रिलेशनशिप बता सकते हो, क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। फिर है, इतनी सारी नॉलेज होने के बाद इतने कंपोनेंट्स में भी आप ब्रेक कर सकते हो, समझ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब आप कुछ नया सिंथेसाइज भी कर सकते हो, कोई नई चीज का संश्लेषण भी कर सकते हो। संश्लेषण में हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें जो हमें आती है उनको यूज करके हम क्या करेंगे, किसी नई चीज का निर्माण करेंगे। ये हो गया सिंथेसिस, संश्लेषण करना। और लास्ट आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आप क्या करते हो, आप जजमेंट बनाते हो, आपने जो भी चीजें सीखी हैं उसका आप इवैल्यूएशन कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो कि आपके पास जो भी ज्ञान है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना, उस चीजों को इवैल्यूएट करना, वो है आपका मूल्यांकन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए, आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाईएस्ट स्टेप आपसे पूछ ले कि हाईएस्ट स्टेप ब्लूम की टेक्सोनॉमी में क्या है, ठीक है। तो अगर आपके पास जो है सब नाउन टाइप के शब्द आ रहे हैं, ठीक है, नाउन टाइप के शब्द आ रहे हैं, तो आप हाईएस्ट स्टेप इवैल्यूएशन बताएंगे ब्लूम की टेक्सोनॉमी में, ठीक है। या तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा, वो कहेगा जो रिवाइज्ड वर्जन है ब्लूम का उसमें हाईएस्ट स्टेप क्या है, या ब्लूम का जो वर्जन है उसमें हाईएस्ट स्टेप क्या है। लेकिन अगर फिर भी आपको थोड़ा सा और ध्यान लगाना है कि आपको क्लैरिटी से नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ कह दिया है कि कॉग्निटिव डोमेन का हाईएस्ट स्टेप क्या है, ना ब्लूम बताया ना एंडरसन बताया, आपसे सीधे ये पूछ लिया आंसर क्या होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए। तो अगर आपके पास जो बाकी के 3 ऑप्शंस है वो नाउन फॉर्म में है, संज्ञा के फॉर्म में है, तो आप लिखोगे आंसर इवैल्यूएशन। अगर आपके पास जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो वर्ब फॉर्म में है, तो आपका आंसर होगा क्रिएट, ठीक है। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आपके अफेक्टिव डोमेन की। अफेक्टिव डोमेन में क्या आता है आपका भावात्मक पक्ष, जहां पे आप क्या सीख रहे हो,
फीलिंग्स के बारे में जानकारी ले रहे हो, दृष्टिकोण बना रहे हो, एटीट्यूड बना रहे हो, वैल्यू सिस्टम सीख रहे हो, ये सारी चीजें जो मूल्य जो आप बच्चों के अंदर डाल रहे हो, ये सब आपके अफेक्टिव डोमेन में आते हैं। इसीलिए इसको हार्ट से जोड़ा गया, क्योंकि हम यहाँ फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमने कॉग्निटिव डोमेन को किससे जोड़ा? हेड, हार्ट और हैंड में से आपका कॉग्निटिव डोमेन हेड से जुड़ा है, मस्तिष्क। तो यहाँ पर जो आपका अफेक्टिव डोमेन है, इसमें आपका 3 लोगों का नाम आता है। किसने दिया है इसकी हायरार्की को? ब्लूम, क्रैथवॉल और मसिया, ठीक है। याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ब्लूम, क्रैथवॉल और मसिया ने आपके क्या दिया है? अफेक्टिव डोमेन की हायरार्की दी है। अब अफेक्टिव डोमेन की हायरार्की को देखिए, इसमें सबसे पहला आपका पॉइंट दिया है रिसीविंग। तो सबसे पहला जो है आपका जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, रिसीविंग यानी कि अधिग्रहण। तो बच्चे को आपने सबसे पहले कोई मूल्य के बारे में बताया। बच्चा क्या है, उसको सीखने के लिए क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। रिसीविंग मतलब आप बच्चे को सिखा रहे हो, वैल्यू बता रहे हो, ये हमेशा सच बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। यहाँ बच्चों को वैल्यू सिस्टम के बारे में जानकारी दे रहे हो, अब बच्चा उसको क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, अधिग्रहण कर। फिर आता है सेकंड स्टेप, रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग का मतलब अनुक्रिया। अब अगर बच्चे को वो चीज सही लग रही है तो बच्चा उसको फॉलो करता है, ठीक है। बच्चा उसको फॉलो करने लगेगा। आपसे जो कहा जा रहा है, आपने बच्चे को सिखाया सच बोलो, ऑनेस्ट रहो और अपने से जो आपके ऐसे लोग हैं जिसको जरूरतमंद है उनकी मदद करो, आप वैल्यू सिस्टम सिखा रहे हो। तो वो वैल्यू सिस्टम बच्चे ने रिसीव कर लिया। सेकंड में अगर उसे वो चीजें समझ में आ रही है तो वो उस पर रिस्पॉन्ड करेगा, यानी वैसा ही बिहेवियर वो दिखाएगा। अब वैसा ही बिहेवियर दिखाने के बाद थर्ड स्टेप में जब वो बढ़ेगा तो ये थर्ड स्टेप है आपका वैल्यूइंग, यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसने सीखी, रिसीव करी, अब वो उनके मूल्य को भी समझेगा, उनकी वैल्यू को समझेगा। उसे समझ में आएगा कि ये सीखी हुई चीजें जो है ये कितनी काम की हैं और जरूरी हैं, ठीक है। अनुमूल्यन करना मतलब। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में उसने जितने भी वैल्यू सिस्टम सीखे हैं उनको प्रायोरिटाइज करेगा। देखो, हर इंसान का जो वैल्यू सिस्टम होता है ना वो अलग होता है। कहने का मतलब है किसी की प्रायोरिटी कुछ है, कोई अपनी प्रायोरिटी सच बोलने पे रखेगा, किसी की प्रायोरिटी होगी ईमानदार होना ज्यादा जरूरी है। जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर मान लो कि बच्चे को आपने सिखाया है कि हमेशा सच बोलो, ईमानदार रहो, ठीक है, और अपने दोस्तों का साथ दो, इस तरीके की चीजें आपने बच्चे को सिखाई। अब क्लासरूम में ऐसा हुआ कि एक बच्चे की चॉकलेट चोरी हो गई, ठीक है, और उसने अपने टीचर से शिकायत करी कि मेरी चॉकलेट किसी ने मेरे बैग से निकाल ली है। तो अब सबका बैग चेक हो रहा है और एक स्टूडेंट है जिसने अपने पार्टनर की बैग को चेक किया और उसमें उसको चॉकलेट मिल गई है, लेकिन उसका पार्टनर क्या है? वो उसका फ्रेंड भी है, ठीक है, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और उसके बैग में उसे चॉकलेट मिल गई। तो उसे पता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने क्या किया है, यहाँ पर चॉकलेट चुराई है। अब उसे क्या करना है? अब उसे सोचना पड़ेगा, क्या मैं सच बोलूं और टीचर को बता दूं कि ये चॉकलेट जो है मेरे फ्रेंड ने चुराई है? देखिए इससे क्या होगा, इससे तो उसके फ्रेंड के साथ उसकी दोस्ती खराब हो जाएगी, तो वो इससे डरेगा। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है कि वो जो है ईमानदारी ना दिखाए, सच ना बोले और अपनी फ्रेंडशिप निभाए। अब उसे यहाँ प्रायोरिटाइज करना है। अब उसे क्या करना है? जो वैल्यूज उसने सीखी है कि मुझे दोस्त का साथ देना है या फिर सच क्या बोलना है, ईमानदार रहना है, इन दोनों के बीच में चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब उसका वैल्यू सिस्टम जो है उसको वो प्रायोरिटाइज करेगा कि कौन सी चीज मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तो हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी वैल्यूज जब इकट्ठी हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग, प्रायोरिटाइज करना। और फिर बाद में इन चीजों को फॉलो करते करते कहीं ना कहीं ये हमारा हिस्सा बन जाती है, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, कैरेक्टराइजेशन हो जाता है, चारित्रीकरण हो जाता है, ये हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाती है। कि एक व्यक्ति है वो बहुत समय से यही चीजें वैल्यू सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो उसके आपको व्यवहार में हमेशा यही दिखेगा। अगर वो हमेशा से सच बोलता है तो उसके व्यवहार में आप क्या देखोगे, उसको झूठ बोलना आता ही नहीं। उसका चरित्र ही ऐसा हो गया है कि वो हमेशा क्या करता है, सच ही बोलता है। परिवेश में हमारा पालन पोषण होता है, जो वैल्यू सिस्टम हमें हमारी फैमिली से मिली होती है वो सब क्या है, हमारे अंदर बिल्कुल डीपली इतनी इनसाइट चली जाती है कि कहीं ना कहीं वो हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। तो एक और बार रिवाइज करते हैं। रिसीविंग का मतलब जब आप बच्चे को कोई वैल्यू सिखा रहे हो, बच्चा उसे क्या कर रहा है, अधिग्रहण कर रहा है, रिसीव कर रहा है। रिस्पॉन्डिंग, जब बच्चा उसको फॉलो करेगा यानी कि उसी के अनुसार अनुक्रिया करेगा। फिर आता है वैल्यूइंग, मतलब यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, अब जो वो अनुक्रिया दे रहा है, जो वैल्यूज उसके पास है उनकी कीमत समझेगा कि ये जरूरी है। फिर क्या करेगा,
ऑर्गेनाइज करेगा, यानी जो बहुत सारी वैल्यूज उसने सीखी हैं उनको प्रायोरिटी पे रखेगा, कौन सी वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इन वैल्यूज को फॉलो करते करते कहीं ना कहीं ये हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाती है, तो ये हो जाता है इसका कैरेक्टराइजेशन, स्वाभाविकरण जिसे हिंदी में कहेंगे। ये था आपका अफेक्टिव डोमेन। अब हम बात करेंगे आपके क्रियात्मक पक्ष यानी साइकोमोटर डोमेन का। साइकोमोटर डोमेन किससे रिलेटेड है आपका? आपके क्रियात्मक या करने के, यानी कोई क्रिया आप कर रहे हो उससे रिलेटेड है। बेसिकली डूइंग एस्पेक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, और ये किससे रिलेटेड है? हैंड से रिलेटेड है। साइकोमोटर डोमेन की हायरार्की किसने दी है? आपकी हायरार्की सिम्पसन ने दी है 1972 में। ब्लूम ने दी थी, लेकिन सिम्पसन ने इसको 1972 में रिवाइज किया। तो यहाँ पर अगर नाम पूछा जाएगा तो आप साइकोमोटर डोमेन में आराम से सिम्पसन का नाम दे सकते हैं कि सिम्पसन के द्वारा दी गई है। तो इसमें देखो आप सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है इसमें इमिटेशन। इमिटेशन मतलब कॉपी करना, नकल उतारना, ये होता है आपका इमिटेशन। कोई भी काम आपको सिखाना है तो पहले आप खुद करके दिखाओगे और आपको देख के बच्चा आपकी नकल उतारेगा, ठीक है, कॉपी करेगा आपको। जैसे आपने बच्चे को ए बनाना सिखाया तो आप क्या कर रहे हो? कह रहे हो मेरे साथ साथ बनाओ। पहले उसका आप एक डंडा ऐसे खींचो, फिर दूसरा डंडा ऐसे खींचो, तीसरा बीच में ऐसे खींचो, और ए ऐसे बनेगा। आप छोटे बच्चों को जब एबीसीडी सिखा रहे हो लिखना तो इस तरीके से सिखाओगे। टीचर क्या करती है? एक एक डंडा खींच के वो बता रही है कि इस तरीके से बनाना। बच्चे उनको क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं, इमिटेशन कर रहे हैं। सेकंड होता है आपका मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में बच्चा अब खुद से ये एक्शन परफॉर्म करेगा, और आप यहाँ पर अब एक्शन नहीं करेंगे, टीचर एक्शन नहीं करेगी, टीचर सिर्फ इंस्ट्रक्शन देगी, ठीक है। अब की बार क्या कर रही है? टीचर बस बोल रही है कि आप ऐसा करो, वो साथ साथ में बना नहीं रही है। वो कह रही है एक डंडा ऐसे खींचो, फिर एक दूसरा टेढ़ा डंडा खींचो, फिर एक सीधा डंडा खींचो। वो बस इंस्ट्रक्शन देगी, लेकिन करना बच्चे को खुद है। बच्चा ये एक्शन खुद परफॉर्म कर रहा है और साइड में किसी को देख के नहीं कर रहा। फिर आता है आपका प्रिसीशन। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो काफी एग्जैक्ट हो जाती है। यहाँ पर बच्चा अब उसको ना इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, ना किसी की नकल करने की जरूरत है। अब वो खुद से ए बनाना सीख गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने टीचर ने बस ये बोला कि ए बना के दिखाओ, वो खुद ऐसे करके बना के दिखा देगा। आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना, आपको करके नहीं दिखाना बच्चे को कि इस तरीके से बनाना है। बच्चा खुद सीख चुका है। इसके बाद आता है आपका आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है, एक तो आपने इसको इस तरीके से सीधे सीधे ए बनाना सिखाया, लेकिन इसके बाद क्या होता है? बच्चे की अपनी हैंडराइटिंग होगी। आप नहीं सिखाते हो नर्सरी में, लेकिन आपने देखा होगा बच्चों की हैंडराइटिंग अलग अलग होती है। कोई ऐसे ए बना रहा है, कोई ऐसे ए बना रहा है, ठीक है। अलग अलग तरीके के बच्चे ए बनाएंगे। कोई ऐसे सर्कल राउंड में बना रहा है, कोई एकदम स्ट्रेट बना रहा है। तो ये क्या है? अब बच्चा इसी एक्शन को जो परफॉर्म कर रहा है इसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करेगा, चेंजेस लेके आएगा, सुधार लेकर आएगा। इसीलिए बच्चों से क्या करवाई जाती है? एक बार बच्चे एबीसीडी सीख जाते हैं, बच्चों से कर्सिव राइटिंग कराई जाती है, ताकि उनकी हैंडराइटिंग और ज्यादा इंप्रूव हो। तो यहाँ पर कर तो यही रहा है, ए ही बना रहा है, लेकिन ए को भी अपने ढंग से बहुत अच्छी तरीके से, अलग तरीके से बना रहे हैं। ये हुआ आर्टिकुलेशन। और फिर इसके बाद आता है आपका नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब है अब ये परफॉर्मेंस जो है इतना ज्यादा हमारे अंदर चला गया है, हमारी प्रकृति का हिस्सा बन गया है कि अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका दिमाग भी जो है बीच में कोई प्रोसेस नहीं करता। जैसे आप डिक्टेशन लिखते हो, अगर डिक्टेशन आपको दी जा रही है, पैराग्राफ मैम डिक्टेट कर रही है, तो आप एक एक स्पेलिंग को सोचते हो ना, मैम बोलती जा रही है, आप लिखते जा रहे हो। आप एक एक स्पेलिंग नहीं सोचते हो, क्योंकि अब आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ चुकी है। द की स्पेलिंग थोड़ा सोचते हो, DHE, बस वो लिखते चले जाओगे, वहां से मैम बोलेंगे आप लिखते चले जाओगे। तो यहाँ पर आपके दिमाग में भी यहाँ पर कॉग्निटिव एस्पेक्ट को भी यूज करने की जरूरत नहीं है। नेचुरलाइजेशन हो चुका है इसका। आपको कहा जाएगा, आप तुरंत वो काम करके दिखा दोगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? कोई भी आपको क्रियात्मक पक्ष सिखाना है, आप सबसे पहले इमिटेट करके सिखाएंगे बच्चे को, यानी कि आप खुद परफॉर्म करेंगे, बच्चा आपको देखते देखते परफॉर्म करेगा। सेकेंड स्टेप में आपको अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है कोई एक्शन, बच्चा जो है खुद से वो एक्शन परफॉर्म करेगा। आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अपनी मेमोरी के बेसिस पे बच्चा जो है खुद से उस एक्शन को परफॉर्म करता है। फिर आता है प्रिसीशन। अब वो काम को अच्छे से करना सीख गया है। अब ना आपके इंस्ट्रक्शन की जरूरत है और ना ही आपको इमिटेट करवाने की जरूरत है। फिर बच्चा उसी एक्शन के अंदर अलग अलग तरह के चेंजेस लेकर आएगा, उसमें कुछ ना कुछ सुधार लेके आएगा, ठीक है, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेगा। और फिर फाइनल ये उसकी नेचुरलाइजेशन हो जाता है, प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। और अब
यहाँ पर आपने बस बोला और बच्चे ने वैक्सीन परफॉर्म कर दिया, उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। ये हम डे टू डे लाइफ में भी करते हैं। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में सिखाया जाएगा शूलेस बांधना। शूलेस आपको क्या, जैसे आपकी मम्मी ने आपको शूलेस बांधना सिखाया, उन्होंने कहा शूलेस इस तरीके से, तो आपने पहले इमिटेट किया। ठीक है, एक शू में मम्मी बांध रही है, दूसरे शू में आप कोशिश कर रहे हो कि ऐसे बांधते। फिर बाद में क्या होगा, फिर आपके बाद में आपकी मम्मी बस खाली बोलेंगी और आप उसको खुद ही बांध लोगे। फिर धीरे धीरे आपके काम में सुधार आ जाएगा, अब आपको ठीक से बांधना आ गया है। इसके बाद आप क्या करोगे, अब उसमें आप चेंजेस भी ला सकते हो, कैसी नॉट्स बननी है, तो वो आर्टिकुलेशन हो गया। और फिर इसके बाद ऐसा होता है, आपको जल्दी जल्दी में कहीं निकलना है, फटाफट आपने अपना शू डाला और उसमें आपने कुछ काम करते करते भी, मान लो मोबाइल में बात कर रहे हैं या फिर किसी और से बात कर रहे हैं, आपने शूज यहाँ पर अपने आप लेस बांध ली। देखने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके लिए नेचुरलाइजेशन हो चुका है, वो एक्शन इतना बस चुका है आपके अंदर कि वो आराम से ऐसे ही हो जाएगा बिना सोचे समझे। यहाँ पर हमने 3 डोमेन्स की बात की। इन 3 डोमेन्स की हायरार्की पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप चीजों को याद करेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्लस आप ये याद रखेंगे कि आपका कॉग्निटिव वाला जो आपका डोमेन है, किसने दिया है, कॉग्निटिव डोमेन में आपका नाम ब्लूम का आएगा। ठीक है, अफेक्टिव में किसका नाम आ रहा है, भावात्मक पे आपका नाम 3 लोगों का आ रहा है, ब्लूम का आ रहा है, क्रेथवॉल का आ रहा है, और किसका आ रहा है इसमें साथ साथ, क्रेथवॉल है और मसिया है। ठीक है, मसिया। और तीसरा है आपका साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में आपका आ रहा है सिम्पसन का नाम। ठीक है, ये आप 3 चीजें याद रखेंगे। प्लस ब्लूम ने कब दिया था, 1956 में दिया था, जिसको रिवाइज एंडरसन ने किया था 2001 में।